हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके साथ ही साथ करंट टाइम में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन वाले यूनिट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 2 होगा। इससे पहले मैंने एक पार्ट आपको प्रोवाइड किया था और उसमें मैंने 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर कराए थे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि संभावनाएं बन सकती हैं वहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाए। तो उसी प्रकार के प्रश्नों को जो है आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आपको करना क्या है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है और सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, यानी खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना है। मैं प्रश्नों को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने का प्रयास करूंगा ताकि प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, उसके बाद से आप आंसर इजीली दे पाएंगे। तो आप सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट जरूर करिएगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पर है। देखिए बेसिकली क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से आंगिक भाषा को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर आंगिक भाषा को वर्णित करने वाला जो प्रयुक्त तकनीकी शब्द है उसकी हमें पहचान करना है। तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समीप्य संसूचकता। ये जो है आंगिक भाषा को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द है, ये आपको याद रखना है। अब रही बात आंगिक भाषा, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम। देखिए, आंगिक संप्रेषण से तात्पर्य है शब्द रहित संदेश का प्रेषण। शब्द रहित संदेश भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया से यह सिद्ध होता है कि शाब्दिक भाषा ही संप्रेषण का एकमात्र साधन नहीं है, संप्रेषण के अन्य साधन भी है। आंगिक भाषा का मतलब आपके शरीर के हाव भाव जो है बिना बोले जो है चीज़ों को व्यक्त करना, इस तरीके से आंगिक संप्रेषण में जो है कम्युनिकेशन किया जाता है। ये भी आप बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे कि इशारों में ही सब कुछ हो गया और किसी शब्द का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं हुआ है। तो बेसिकली आंगिक संप्रेषण में जो है हम शरीर के जो अंग है, जैसे आँख हो गए आपके, और भी भाव हो गए, हाव भाव हो गए, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करके हम चीज़ों को कोड के थ्रू होता है, उसका मतलब क्या है वो जानता है, बस उतने से ही उनका काम हो जाता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आंगिक भाषा क्या है। सामान्य भाषा, जैसे हम किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अपनी भावनाओं को, तथ्यों को, चीज़ों को व्यक्त करते हैं दूसरे लोगों के साथ, तो उसी प्रकार से ये भी भाषा आपका काम करता है जिसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। तो आई होप कि आपको आंगिक भाषा क्लियर हो गया होगा। नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हुए चलिएगा, इससे निश्चित रूप से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संप्रेषण द्वारा संबंधित होने वाले कौशलों की पहचान कीजिए। तो बेसिकली यहाँ पर नीचे जो है संप्रेषण द्वारा संबंधित होने वाले कुछ कौशल के नाम दिए गए हैं। सभी कौशल तो सही नहीं है, लेकिन कुछ जो सही हैं उनको ही हमें फाइंड करना है। फिर नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना। और ये प्रश्न जो है यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो अच्छे लेवल के प्रश्न मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी जरूर बताने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पर टाइप हो गया। ये ऑर्डर टाइप करने में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ए बी के बाद सी आना चाहिए फिर डी, लेकिन यहाँ पर कोई बात नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केवल पहला और उसके साथ साथ चौथा, वाचन और श्रवण और संभाषण तथा लेखन,
ये दोनों जो है संप्रेषण द्वारा संबंधित होने वाले कौशलों के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। तो अगर आपने जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट कर रहे हैं और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन ए और दूसरा तर्क यहाँ पर दिया गया है आर के रूप में। तो अभिकथन और तर्क वाला ये क्वेश्चन है, तो अभिकथन को हमें पढ़ लेना है। तो देखिए अभिकथन में दिया गया है कि बिना संप्रेषण के कोई सामाजिक गतिविधि संभव नहीं है। तर्क दिया गया है कि संप्रेषण हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये नीचे वाला तो सही लग रहा है, संप्रेषण हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हमें कोई बातें कहनी है, किसी व्यक्ति से काम कराना है, कुछ भी बोलना है, तो वहाँ पर हम कम्युनिकेशन या संप्रेषण अवश्य करेंगे। तो हमारे जीवन की ये महत्वपूर्ण एक तरीके से अंग कह लीजिए या जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से ही आपको अपना राइट आंसर बताना है। वहाँ पर तो मैं थोड़ा सा बताने का आपको प्रयास कर रहा था, लेकिन आपको इसे समझने के बाद ही इन चारों विकल्पों में से अपना राइट आंसर बताना है। और ऐसा प्रश्न आपको हर यूनिट में एक क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यानी कि दोनों, यानी अभिकथन और तर्क दोनों सही है अपनी जगह पर, लेकिन तर्क जो है आर अभिकथन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। बिना संप्रेषण के कोई सामाजिक गतिविधि संभव नहीं है। तो देखिए जब आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे तो आप सामाजिक या समाज के अंदर लोगों से तालमेल बिठा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी है। कम्युनिकेशन शाब्दिक रूप से हो या अशाब्दिक रूप से हो, लेकिन कम्युनिकेशन का होना या संप्रेषण का होना बहुत ही जरूरी है अगर आप सामाजिक गतिविधि को संभव करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ दैनिक जीवन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसा तो है नहीं कि बिना बोले या किसी से बातचीत किए आपका सारा काम हो जाएगा। तो ये दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन तर्क जो है अभी कथन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक तरफा संप्रेषण प्रक्रिया की सही क्रम की पहचान कीजिए। तो बेसिकली यहाँ पर जो एक क्रम दिया गया है किसके संदर्भ में, एक तरफा संप्रेषण प्रक्रिया के संदर्भ में। तो इसी को क्रम जो आपका सही लगता है उसी को जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो आप इसका राइट आंसर जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सबसे पहले प्रेषक आपका हो जाएगा एक तरफा संप्रेषण प्रक्रिया के क्रम में, फिर उसके बाद संकेतन होगा उसका, फिर संदेश होगा, फिर कोई माध्यम होगा, फिर विकोडन होगा, फिर उस जो है जानकारी या जो भी इंफॉर्मेशन जो है प्रेषित किया गया है कोई प्राप्तकर्ता उसे प्राप्त करेगा। तो ये जो है एक तरफा संप्रेषण प्रक्रिया में आपका सही क्रम हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन बी राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन से प्रभावी संप्रेषण में बाधक तत्व हैं। अगर आप प्रभावी संप्रेषण कर रहे हैं तो उसमें ऐसा कौन सा तत्व है जो बाधक का काम करता है, वही आपको बताने का प्रयास करना है। और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका, सबसे पहले तो इसमें आपका भौतिक शोर आ जाएगा, जिसमें लोग शोर या इस तरीके से, तो ये भी प्रभावी संप्रेषण में जो है बाधक के रूप में काम करता है। फिर उसके बाद से आपका यहाँ पर दूसरा आ जाएगा शब्दार्थ संबंधित शोर, और उसके बाद से तीसरा आ जाएगा मनोवैज्ञानिक शोर। यानी कि मन में लग रहा है ऐसा कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। तो ये तीनों ऐसे तत्व हैं जो प्रभावी संप्रेषण में बाधक के रूप में काम करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। पहला और भी है, लेकिन यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उसके अनुसार ये तीनों आपके राइट हो जाएंगे। भौतिक शोर, शब्दार्थ संबंधित शोर, मनोवैज्ञानिक शोर, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर बी ऑप्शन आपने राइट आंसर लगाया तो ये आपका सही आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विषयेतर यथा बोलने की दर, ध्वनि विराम उत्पन्न करने की पद्धति
और उच्चारण की विलक्षणता को निम्नलिखित में से किस व्यवहार की संज्ञा दी जाती है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। वीडियो को पॉज करके प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझें, उसके बाद से कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पराभाषिक। विषयेत्तर यथा बोलने की दर, ध्वनि विराम उत्पन्न करने की पद्धति और उच्चारण की विलक्षणता को इन सभी विकल्पों में से किस व्यवहार की संज्ञा दी जाती है, तो पराभाषिक की संज्ञा दी जाती है। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा में निम्नलिखित में से किसके कारण प्रतिपुष्टि में विलंब हो सकता है, ये आपको बताना है। प्रतिपुष्टि का मतलब फीडबैक। इन सभी विकल्पों में से आपको यह बताने का प्रयास करना है कि कक्षा में किस कारण से फीडबैक या प्रतिपुष्टि लेने में विलंब हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शब्दार्थ शोर के कारण जो है क्लासरूम में या कक्षा में प्रतिपुष्टि लेने में या फीडबैक लेने में विलंब हो सकता है शिक्षक को। अब ये शब्दार्थ शोर के बारे में मैंने अभी ऊपर भी बताया था, तो इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ कि ये शोर एक्चुअल में होता कैसा है। तो देखिए आपको हमेशा याद रखना है कि शब्दार्थ शोर जो है संचार शोर के प्रकारों में से एक है, जिसमें स्पीकर यानी कि जो बोलने वाला है, भाषण देने वाला है, एक जटिल तकनीकी स्वतः स्फूर्त या व्याकरणिक भाषा का उपयोग करता है और जो भी इसे प्राप्त करता है वह संदेश को नहीं समझ पाता है। जैसे कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मैं थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे आपको ले जाता हूं कि आपने देखा होगा कि यूजीसी नेट पेपर 1 में हिंदी मीडियम वाले छात्रों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऐसी भाषा या शब्दों का इस्तेमाल वहाँ पर होता है पेपर में कि वो बहुत ही शुद्ध हिंदी होती है या संस्कृत से उद्धृत होती है, तो उन चीज़ों को वो समझ नहीं पाते हैं। तो सेम आप इसे वहाँ पर ले चलिए कि कोई वक्ता है या कोई भाषण देने वाला है, वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जो श्रोता है, जो संदेश को प्राप्त कर रहे हैं, उनको उन शब्दों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो वहाँ पर जो है शब्दार्थ शोर जो है आपका हो जाता है। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि शब्दार्थ शोर क्या है। तो बेसिकली वैसे शब्द का इस्तेमाल जो है भाषण देने वाला या स्पीकर करता है जो कि संदेश प्राप्त करने वाले जो प्राप्तकर्ता होता है उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो वहाँ पर ये शब्दार्थ शोर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सदृश्य संप्रेषण में विषय वस्तु को माना जाता है, क्या माना जाता है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सदृश्य संप्रेषण में विषय वस्तु को स्थिर माना जाता है। सदृश्य का मतलब है उसी के समान, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो बेसिकली इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आपने ऑप्शन बी राइट आंसर बताया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला है। सूची 1 में यहाँ पर संप्रेषण के तत्व दिए गए हैं, सूची 2 में प्रक्रम भाग का वितरण दिया गया है। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें मिलान करना है और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से अपना राइट आंसर बताना है। तो आप वीडियो को पॉज करके जो है इसको मैच करिए, मिलान करिए, देन उसके बाद से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। हर तरह का प्रश्न मैंने इसमें लेने का प्रयास किया, इजी क्वेश्चन भी, मैचिंग वाले भी क्वेश्चन भी, कथन कारण वाले भी क्वेश्चन और स्टेटमेंट वाले। तो उम्मीद है कि आपने सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। देखिए आइए इसको हम मैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है आपका संप्रेषक, जिसके द्वारा सूचना जो संप्रेषित की जाती है तो वो आपका मैच कर जाए किसके साथ, तो वो आपका मैच कर जाएगा पहले के साथ। यहाँ पर संवेदी अंग, प्रक्रम भाग का वितरण, इसमें संवेदी अंग की बात की गई है। फिर उसके बाद से आपका जो दिया गया आग्राहक, तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, वो आपका पहले के साथ मैच हो जाएगा, मस्तिष्क का इस्तेमाल यहाँ पर है। फिर संदेश, ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। वैद्युत चुंबकीय आवेग जिसमें होता है। फिर उसके बाद से माध्यम, तो ये जो है आपका किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका
तीसरे के साथ मैच हो जाएगा, केंद्रीय स्नायु तंत्र के द्वारा। तो आई होप कि आपने इसे अच्छे तरीके से मैच करा लिया होगा। संप्रेषक जो है संवेदी अंग का इस्तेमाल करते हैं कुछ भी इन्फॉर्मेशन सूचना को संप्रेषित करने के लिए। आग्राहक मस्तिष्क का इस्तेमाल यहाँ पर होता है और संदेश जो है वैद्युत चुंबकीय आवेग होता है आपका, और माध्यम जो है केंद्रीय स्नायु तंत्र। तो सिंपली ऐसे मैच करना था। जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर सी कमेंट बॉक्स में मेंशन किया है तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा और 2 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन का 2 नंबर आपका होता है पेपर 1 में, ये आप सभी को पता है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि मधुमक्खियों का नृत्य जो दूसरी मधुमक्खियों को यह बताता है कि मधु रस कहाँ मिलेगा, ये किसका उदाहरण है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि मधुमक्खियों से लोग बातचीत करते हैं, बस फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसा बनाया गया है ताकि आप इस तरीके के प्रश्नों को समझ सके। तो बेसिकली इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है ये आपको बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, समूह संचार का ये आपका क्या है उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। मधुमक्खियों का नृत्य जो दूसरी मधुमक्खियों को यह बताता है कि मधु रस कहाँ मिलेगा, ये समूह संचार का उदाहरण है। जैसे आप इस तरीके से समझ सकते हो, 2 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति जब आपस में किसी बातों पे या कुछ ही चीज़ पे विमर्श करते हैं या किसी उद्देश्य के लिए संचार करते हैं तो ये समूह संचार के अंतर्गत आता है। जैसे एक व्यक्ति ये हो गया, ये तो आपका नॉर्मल आपका हो गया, लेकिन एक व्यक्ति और इसमें ऐड हो गया तो अब इसकी बात से एक समूह का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। और ऐसा नहीं कि 3 लोग होंगे, उससे अधिक लोग भी हो सकते हैं, यानी 2 व्यक्तियों या 3 व्यक्तियों से अधिक लोग जब आपस में संचार करते हैं तो आपका समूह संचार का एग्जाम्पल यहाँ पर बन जाता है। जैसे कि मधुमक्खियों के द्वारा यहाँ पर किया गया कि मधुमक्खियाँ जो है नृत्य करती हैं और दूसरी मधुमक्खियों को ये बताने का प्रयास करती हैं कि मधु रस कहाँ मिलेगा, यानी कि जो शहद होता है, मधु रस होता है, वो कहाँ पर मिलेगा। तो ये आपस में एक समूह के रूप में काम हो रहा है, संचार हो रहा है समूह के रूप में, बाकी मधुमक्खियों को बता रही हैं। तो इसलिए ये समूह संचार का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इस प्रश्न का राइट आंसर बताया होगा। तो यहां पर हमारा वीडियो का सेशन कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्नों को आप सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया होगा और अपना स्कोर जो है आप जरूर बताइएगा कि इन 10 प्रश्नों में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। ईमानदारी से आप बताइएगा, कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करने से ही जो है आप जो है सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से कंटिन्यूअस सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस करने से ही लोग परफेक्ट होते हैं। तो निरंतर आप अभ्यास करते रहिए प्रश्नों को सॉल्व करने का, और इसके साथ साथ जो टॉपिक या तथ्य आपके छूटे हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको भी आप रिवाइज करते रहिए, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और परीक्षा में जब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आप इजीली उसका आंसर कर पाएंगे। तो वीडियो का सेशन कैसा रहा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो आप लाइक करके जो है हमें अप्रिशिएट और सपोर्ट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों को यहाँ पर हेल्प मिल सके। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में बेल आइकन का ये जो बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो की अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। हम वही आपको प्रोवाइड करते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो, और उसके लिए काफ़ी टाइम और मेहनत लगता है। तो बस आपसे लाइक चाहते हैं ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और ऐसा ही कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।